हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने बेटे की ब्रेसेस जर्नी। तो बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक पे ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या सोचते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, उस तरह के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं एज अ पेरेंट क्या सोचती हूँ और कितनी परेशानी हुई मुझे इस जर्नी में, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज का ये वीडियो एज अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ मैं। तो अगर आपके बच्चे के दांत भी आगे पीछे हैं, अलाइनमेंट नहीं है, मतलब एक लाइन में दांत नहीं है, तो आपको भी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। कंप्लीट गाइड मैं आपको शो करूँगी। आज का ये वीडियो मैं 4 टॉपिक में कवर करने वाली हूँ। एज, टाइम टेकन, हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन, कैसे आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े ब्रेसेस के पास जाने की, तो ये भी मैं कुछ बताऊंगी। अपनी प्रोसेस और कॉस्ट, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक में आज का वीडियो मैं शेयर करूंगी आपसे। पहले टॉपिक एज से, तो इसकी एज है 12 ऑनवर्ड्स। तो जब तक आपके बच्चे के मिल्क टीथ ख़त्म नहीं हो जाते तब तक डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते। तो अगर आपका छोटा बच्चा है 8 साल का, 9 साल का, और उसके दांत अलाइनमेंट में नहीं है, मतलब आगे पीछे हैं, तो डॉक्टर के पास उस समय जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि एक बार इसके परमानेंट टीथ आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उनको सही करना है। हो सकता है कि परमानेंट टीथ सही आ जाएं, हो सकता है गलत आए। तो पूरी पिक्चर जो क्लियर होती है वो 14 ईयर्स के बाद ही होती है। तो 14 ईयर्स से पहले जाने का कोई डॉक्टर के पास मतलब नहीं बनता। तो 14 साल का हो जाए बच्चा आपका, एक बार को उसके पूरे परमानेंट टीथ आ जाएं, जो मिल्क टीथ हैं वो चले जाएं, उसके बाद ही डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। सेकेंड टॉपिक है टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है। तो जनरली 1 से 1.5 साल इसमें लगता है। ब्रेसेस लगाने के बाद में डॉक्टर 1 साल तो मिनिमम ही लगाए जाते हैं, और उसके बाद इसके बाद एक्सटेंड भी हो सकते हैं। उसको 1.5 साल, 2 साल, जैसी ज़रूरत हो वैसे डॉक्टर्स आपको एक्सटेंड करेंगे। और जब तक दांत आपके अलाइनमेंट में नहीं आ जाते तब तक ब्रेसेस लगे रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है, हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं इस सिचुएशन को। तो 95% केसेस जो आते हैं, मैंने पढ़ा भी है और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, ये जो दांतों के आगे पीछे होने का रीज़न होता है वो होता है माउथ ब्रीदिंग। अगर आपके बच्चे की नाक बंद रहती है, ज़्यादातर वो मुंह से सांस लेता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके दांत क्राउडेड हो जाए, मतलब एक जगह पे 3-4 दांत निकल आएंगे। आगे पीछे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत बड़ा, मेरे बेटे का भी यही प्रॉब्लम थी कि उसका ये जो साइनस पार्ट है ये चोक रहता था ज़्यादातर। तो माउथ ब्रीदिंग करता था काफ़ी टाइम, मतलब उसको माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने इतना लाइटली लिया कि ये नहीं सोचा था कि माउथ ब्रीदिंग से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि दांत पूरे सारे एक जगह निकल आएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे, ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा हुआ। तो माउथ ब्रीदिंग बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपके बच्चे माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि उनकी नाक खोले, जैसे भी सोएं उनके नेज़ल ड्रॉप्स डालिए, उनको डॉक्टर से मिलवाइए। तो कैसे भी उनका ये चैनल जो है ये खुला रहना चाहिए प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए। दूसरी चीज़ होती है थंब सकिंग। छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं पेंसिल सक करते हैं, पेन मुंह में डालते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जैसे ही वो पेन मुंह में डाल रहे हो तो आपका जो अपर जॉ है वो देखिए थोड़ा सा आगे आ रहा है सकिंग के लिए। आप जो प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर लगता है आपके गम्स पे, तो गम्स थोड़े आगे आ जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। फिर जब दांत आपके परमानेंट आते हैं तो या तो आगे की तरफ आते हैं या पीछे की तरफ आते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न होती हैं कि एक आपका ये चैनल बंद है, आप माउथ ब्रीदिंग करते हो आपका बच्चा, और दूसरी चीज़ है जो बच्चे क्यूटली करते हैं और हम लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो है थंब सकिंग। थंब सकिंग, पेन सकिंग, पेंसिल सकिंग, अंगूठा चूसना। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अर्ली एज से ही अवॉइड कर लो, तो काफ़ी चांसेस है कि ऐसा नहीं होगा, दांत उनके ठीक निकलेंगे। तो अब अगला टॉपिक है प्रोसेस, क्या क्या करेंगे। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक 12 ईयर्स आपका एज हो गया, फिर आप अपने बच्चे को लेकर डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो डेंटिस्ट सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी बाइट प्रॉपर है या नहीं। जनरली हमारा जो अपर जॉ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और लोअर जॉ जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो उसके ऊपर अपर जॉ सेट हो जाता है और वो हमारी प्रॉपर बाइट देता है। लेकिन मैं जब डॉक्टर के पास गई तो पहली बात ये थी कि डॉक्टर ने बोला कि आपके बेटे का ऊपर और नीचे का जॉ जो है वो इक्वल है, मतलब जॉ पे जॉ बैठ रहा है और ठीक से बाइट नहीं है उसकी।
तो अगर ये वाला केस है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, मुझे भी टाइम ज़्यादा लगा। तो डॉक्टर ने अपर जॉ को बढ़ाने के लिए इस तरह का एक्सपेंडर दिया था, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये इस तरह का एक्सपेंडर था जिसको कि उसने 6 महीने पहना। इसको ऊपर डालना होता था, तो पूरे दिन रात नहीं, फिक्स नहीं होता है, लेकिन 4 से 6 घंटे पहनना होता है, इसको मुंह के अंदर रखना होता है। इससे अपर जॉ पे अंदर से थोड़ा प्रेशर देते हैं वो लोग कि अपर जॉ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ये एक्सपेंडर वाला ट्रीटमेंट उसका 6 महीने चला। हो सकता है ये वाला आपके साथ भी केस हो कि अपर जॉ बराबर है लोअर जॉ के, तो डॉक्टर इमीडिएटली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। डॉक्टर पहले जॉ का फॉर्मेशन ठीक करते हैं, जो कि मेरे बेटे के साथ हुआ। इस तरह का एक्सपेंडर आपको दिया जाएगा जो कि आपको ऊपर वाले जॉ को प्रॉपर फॉर्म में लाएगा जैसा कि नॉर्मली होता है। आजकल बहुत सारे टूथसी, अलाइनर और बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं कि उन्हें लगाने से ठीक हो जाता है, इनविजिबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। तो हमने भी डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर आजकल तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइनर, तो उन्होंने फिर मना किया कि बोले इस तरह से कुछ नहीं होता है, ऐसा प्रेशर नहीं आता है, ये सब फैंसी चीज़ें हैं। तो अगर आपको रियल में प्रॉब्लम है, दांतों की आगे पीछे की है और आप प्रॉपर अलाइनमेंट चाहते हैं, तो आपको ब्रेसेस में ही जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने भी ये सोचा, बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को, तो हम लोग भी प्रॉपर ब्रेसेस की तरफ गए। ब्रेसेस भी कई तरीके के होते हैं, तो हम लोगों ने मिडिल ब्रैकेट, छोटा छोटा ब्रैकेट है, उसे तार से कवर किया गया है। तो इस तरह का ज़्यादा दिखता नहीं है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इस तरह के ब्रेसेस हम लोगों ने भी चूज़ करे। अब बात आती है ब्रेसेस हो जाते हैं उसके बाद क्या ये पेनफुल है? हाँ जी, ये पेनफुल है। 1 हफ्ते के लिए आपको पेन किलर लेना ही पड़ेगा। जिस दिन से ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं उस दिन से ये स्वेलिंग हो जाती है, अंदर वायर लगा होता है तो उससे थोड़ा कट भी जाता है आपका अंदर से मसूड़ा, आप क्या बोल सकते हैं, गम अंदर से कट जाता है। तो 1 हफ्ते के लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन पे रहना पड़ता है, पेन किलर लेने पड़ते हैं। मेरे बेटे को एक दिन फीवर भी हो गया था, तो हल्का सा उसे पैरासीटामॉल भी देना पड़ा था। डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो 1 हफ्ते के लिए ये अनकन्वीनियंट है, और उसके बाद आदत हो जाती है, आपका माउथ भी सेट हो जाता है ब्रेसेस के साथ में, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, कोई भी हार्ड चीज़ आप नहीं खा सकते। बच्चों को चिप्स बहुत पसंद होते हैं, कोई भी कुरकुरे वगैरह टाइप की जो टाइट चीज़ें होती हैं वो आप नहीं खा सकते, उससे आपको खुद भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो कुछ खाने में अवॉइड करना है चीज़ें, ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। शायद 1.5 साल तक आपको बहुत चिपकने वाली चीज़ें जैसे कैडबरी चॉकलेट या शुगर केन या इस तरह की चीज़ें, चिप्स हैं बहुत हार्ड हैं, तो उस तरह की क्रंची चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी काफ़ी टाइम तक। अब चलिए देख लेते हैं कॉस्ट। तो ब्रेसेस कई तरीके के होते हैं, मेटल वाले भी होते हैं और मेटल के स्मॉल ब्रैकेट्स भी होते हैं, इनविजिबल भी होते हैं। सबसे ज़्यादा महंगे जो होते हैं इनविजिबल्स होते हैं, उसमें 1 लाख अबव कॉस्ट आती है। तो मैंने जो लगवाए हैं अपने बेटे के लिए वो मैं आपको कॉस्ट शो करती हूँ। तो देख सकते हैं आप कि ये जो कॉस्ट है 54,000 प्लस 4,000 था एक्सपेंडर का जो हम लोगों ने लिया, तो नियर अबाउट 60,000 हम लोगों को पड़ा है ये। और काफ़ी डिपेंड करता है उस जगह पे जहाँ से आप ये ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे हैदराबाद में ये ट्रीटमेंट कराया था, तो मैं हैदराबाद का प्राइस आपको बता रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 60,000 है, लेकिन आप इसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। और 1.5 साल होता है, 1 साल और कुछ महीने, डिपेंड्स। तो उसने टाइम में आपको 60 to 70,000 देना पड़ता है। आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, मंथली में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ये था कॉस्ट।